सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर जीव के प्रकार कोशिका की संख्या के आधार पर जीव के प्रकार। तो संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो नाम से पता चल रहा है एक कोशिकीय किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय किसे कहेंगे। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। उनमें केवल मात्र कौन सी कोशिका होगी? एक ही कोशिका होगी, वो कहलाएंगे एक कोशिकीय जीव। और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है तो वो क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो केवल एक ही कोशिका के माध्यम से होते हैं। जितने भी वर्क होगा, जितना भी कार्य होगा वो केवल मात्र एक ही कोशिका के माध्यम से होगा। चाहे पाचन हो, उत्सर्जन हो, जितने भी कार्य करता है जीव तो वो एक ही कोशिका के माध्यम से होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग जो कार्य होते हैं, उन अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। पाचन के लिए अलग हो जाएगी, उत्सर्जन के लिए अलग हो जाएगी, चलने के लिए अलग हो जाती है, अलग कार्य करने के लिए अलग अलग हो जाती है। वो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है। एक कोशिकीय जीव में जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, या बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनमें वो एक कोशिकीय जीव में रहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में जैसे कवक है या विकसित जंतु हैं, पादप हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो अंतर आप ध्यान रखें, एक कोशिकीय जीव इनका शरीर क्या होता है? इनका शरीर एक ही कोशिका से बनता है, एक ही कोशिका से बनता है। और बहुकोशिकीय जीवों का शरीर, इनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। एक कोशिकीय जीवों में जितने भी कार्य किए जाते हैं एक ही कोशिका के माध्यम से किए जाते हैं। इनमें सभी कार्य एक ही
कोशिका के द्वारा एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं उनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। इनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अमीबा है। अमीबा पेरामीशियम क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु भी इसके अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी कुछ होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा, पेरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु। इनमें बहुकोशिकीय में जैसे कवक में, पादप में, कवक, पादप और जंतु ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है एक कोशिका से बनता है, जबकि बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो उनका जीव शरीर का निर्माण होती है। और एक कोशिकीय होता है तो उनमें एक ही कोशिका है, इस कारण से जितने भी कार्य किए जाते हैं वो एक ही कोशिका के माध्यम से होंगे। और बहुकोशिकीय में अलग अलग कार्यों को करने के लिए, हम संपादित करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें अमीबा, पेरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु आ जाते हैं। और बहुकोशिकीय में होते हैं तो कवक, पादप या जंतु आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जीव होते हैं, जीवों में संख्या के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है। जीव में अब हम देखते हैं जो जीव होते हैं उनमें कोशिका की संरचना के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दो भागों में बांट देते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर जीव के प्रकार। कोशिका की संरचना के आधार पर जीव के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दो भागों में बांट सकते हैं। पादप कोशिका किसमें पाई जाएगी? पादपों में पाई जाएगी। और जंतु कोशिका किसमें पाई जाएगी? जंतुओं में पाई जाएगी। उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है।
पादप कोशिकाओं में अलग और जंतु कोशिकाओं में अलग। कितने प्रकार के रहते हैं जीव? 2 प्रकार के। तो पादप कोशिका दूसरा हो जाता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका किसमें पाई जाएगी? पादपों में। और जंतु कोशिका किसमें पाई जाएगी? जंतुओं में। तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे। तो अंदर जो है ये है कोशिका झिल्ली है, और पादपों में जो कोशिका होती है उसमें 2 लेयर होती है। एक कोशिका झिल्ली की होती है और एक होती है कोशिका भित्ति की। तो बाहर की ओर जो है पादपों के अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और अंदर की जो होती है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अलग अलग संरचनाएं होती है एक प्रकार से। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? केवल मात्र कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। इधर हम जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे और इधर हम पादप कोशिका का बनाएंगे। मैं दोनों को साथ साथ में बना रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में इनमें पता चल सके। तो ये कोशिका झिल्ली होगी, इसमें भी कोशिका झिल्ली है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। तो केंद्रक है, और केंद्रक इनमें मध्य में पाया जाता है, जबकि इसमें केंद्रक साइड में पाया जाता है। एक संरचना बना रहा हूं उसमें ये रिक्तिका हो सकती है। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, उसमें छोटी छोटी होती है। ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे केंद्रक नाम केंद्रक है, ये केंद्रक। जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है वो मध्य में पाया जाता है, बीच में होता है, और प्रत्येक केंद्रक के अंदर भीतर की ओर केंद्र में, केंद्र के और बीच में केंद्रिका उपस्थित होती है।
ये जो है अंतःपटल जालिका जो केंद्र घटा कोशिका झिल्ली से अटैच होती है, दोनों के मध्य में पाई जाती है। यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ तारक काय है, तारक काय। ये कोशिका है, कोशिका है और पादप कोशिकाओं में हरित लवण पाया जाता है। यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ हरित लवण को, हरित लवण। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवण नहीं पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, दोनों में हम दर्शाएंगे। जबकि हरित लवण केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसमें हम दर्शाएंगे। ये क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है और एक होती है, और इसमें रिक्तिकाएं जो होती है वो छोटी होती है। रिक्तिकाएं इसमें कैसी होगी, छोटी होगी और अनेक सारी होगी, बहुत सारी संख्या में आती है रिक्तिकाएं इसमें। ये रिक्तिकाएं इसके अंदर। फिर लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंग होता है, तो लाइसोसोम दोनों में पाए जाते हैं। और इसको भी मैं इस प्रकार से लिखने के रूप में दर्शा रहा हूँ, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम। और जो कोशिका है, उस कोशिका में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य। तो ये पादप कोशिका है और ये क्या है, जंतु कोशिका। नामांकन करते हैं इसमें। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको मैं इंग्लिश में दर्शा रहा हूँ, कोशिका झिल्ली। क्या है, पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। जो सबसे बाहर की ओर जो लेयर है जंतु कोशिका में, वो क्या है, कोशिका झिल्ली। ये वाला इन्हीं में यह गोल्जी काय, गोल्जी बोडिया, गोल्जी काय।
कोशिका इसमें बिखरा हुआ होता है, अस्पष्ट होता है लगभग, और उसमें जंतु कोशिका में कोशिका जो होता है वो स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, ये जो संरचना है ये केवल पादप कोशिका में पाई थी, जिसे हम कहते हैं हरित लवक, ई हरित लवक केवल किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोनों में उपस्थित होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की जो होती है दोनों में उपस्थित होती है। प्रद्रवी जालिका अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, केंद्रक। और केंद्रक पादप कोशिका में एक तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक मध्य में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। ये केंद्रक हो गया। रिक्तिका। पादप कोशिका में एक होती है वो बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में अनेक सारी होती है और छोटी होती है। तो रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिकाएं पादप कोशिका में एक ही होती है और बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है वो अनेक होती है और इनकी जो आकार होता है वो छोटा होता है। यहीं पर ये लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम तो ये भी दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। कोशिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, रिक्तिका, राइबोसोम भी जो होते हैं, राइबोसोम बिखरे होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकार से, और ये भी राइबोसोम जो होते हैं वो भी दोनों में पाए जाते हैं, पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, दोनों में राइबोसोम उपस्थित होते हैं पॉइंटों के रूप में एक प्रकार से। इसको नाम तो क्या हो सकता है? तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर जंतु कोशिका में एक संरचना दिखाई जा रही है, उसको हम कहते हैं तारक कार्य। तारक कार्य, और तारक कार्य जो होता है केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में तारक कार्य अनुपस्थित होता है। ये पादप कोशिका है और ये क्या है? जंतु कोशिका। पादप
कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसमें संरचना के आधार पर जो जीव होते हैं, जो जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो कोशिका है उसकी उपस्थिति के आधार पर तो कितने भागों में, 2 भागों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होती है एक प्रकार से डबल लेयर की होती है कोशिका, और जंतु कोशिका में सिंगल लेयर होती है, केवल मात्र इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली की बाहर की ओर एक और संरचना होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, कोशिका भित्ति कह सकते हैं। तो अंतर के रूप में हम देखना चाहें तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर दूसरी बात, जो हरित लवक होता है वह हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका एक होती है और बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक होती है और छोटी छोटी होती है। उनका आकार क्या होता है, छोटा छोटा होता है। तो जो केंद्रक है, केंद्रक वह पादप कोशिका में एक तरफ होता है, थोड़ा सा साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। और जो गोलजिकाएं है, पादप कोशिका में जो गोलजिकाएं होता है वो अस्पष्ट होता है, बिखरा हुआ होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो गोलजिकाएं होता है एक प्रकार से स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये कुछ अंतर हो जाते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो इसको आप चित्र को आप बना लें, नोट कर लें अपनी नोटबुक में। इसके बाद में हम अंतर लिखते हैं, अंतर क्या क्या हो सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या हो जाएगा, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित और इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इनमें नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इनमें हरित लवक उपस्थित और इनमें हरित लवक अनुपस्थित। इनमें हरित लवक हरित लवक जो होता है वह क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसलिए ये जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वकोषीय होते हैं, और ये जो होते हैं विषमकोषीय होते हैं, परकोषीय होते हैं। तो इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि इनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें रिक्तिका
रिक्तिका बड़ी व एक होती है, तो 3 में रिक्तिका अनेक व छोटी होती है, अनेक व छोटी होती है, अनेक व छोटी होती है। नेक्स्ट, इनमें कोशिकाएं बिखराव अस्पष्ट होता है, कोशिकाएं अस्पष्ट होता है। कोशिकाएं जो होता है वो अस्पष्ट होता है और इनमें कोशिकाएं स्पष्ट होता है। इनमें कोशिकाएं स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, अंतर, इनमें तारक कार्य उपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में तारक कार्य उपस्थित होता है। इनमें तारक कार्य उपस्थित होता है, जबकि इनमें तारक कार्य उपस्थित होता है। इनमें तारक कार्य उपस्थित होता है तो पाया जाता है। इनमें केंद्रक, इनमें केंद्रक एक तरफ, केंद्रक एक तरफ साइड में होता है, एक तरफ होता है और इनमें केंद्रक मध्य में होता है। इनमें केंद्रक मध्य में और ये जीव स्वकोषीय होते हैं और वो विषमकोषीय परकोषीय होते हैं। ये जीव स्वकोषीय होते हैं और ये जीव विषमकोषीय होते हैं। विषमकोषीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें हरित लवण नहीं पाया था और हरित लवण नहीं पाया गया तो फिर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसका आंसर वो क्या कहलाएंगे? विषमकोषीय। जबकि ये क्या होते हैं? स्वकोषीय, मतलब इनमें हरित लवण उपस्थित होता है, इस कारण से ये अपना जो भोजन होता है उस भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए कहलाएंगे स्वकोषीय।
ये कुछ अंतर है। तो पादप कोशिका में इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें हरिद्रव उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में हरिद्रव अनुपस्थित होता है। फिर पादप कोशिका में रेखिका जो होती है बड़ी होती है और एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में रेखिकाएं अनेक होती है और छोटी छोटी होती है। इसी प्रकार से जो गोल्जी काय होता है वह अस्पष्ट होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में गोल्जी काय होता है वो स्पष्ट होता है। और पादप कोशिका में कारक काय होता है नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो कारक काय होता है वो उपस्थित होता है। पादप कोशिका में केंद्रक होता है और एक तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। और ये जो जीव होते हैं स्वकोषी होते हैं और ये क्या होते हैं विषमकोषी होते हैं। तो ये कोशिका जो होती है, कोशिका की संरचना के आधार पर जीव जो होते हैं दो भागों में बांट सकते हैं उनको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जो कोशिका होती है उस कोशिका को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है ये भी पूछा जाता है, दोनों में अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है इस प्रकार से, तो इसमें भी हम अंतर देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि मतलब जो कोशिका है उसमें जो केंद्रक होता है अस्पष्ट होता है। विभिन्न प्रकार के जो कोशिका अंग होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। जो भी अंग पाए जा रहे हैं, कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं किसी भी कोशिका में अस्पष्ट होते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें जो कोशिका होती है एक प्रकार से स्पष्ट होती है, उसमें केंद्रक जो है वो स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो कोशिका है वो भी उसमें पाए जाते हैं, वो क्या है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनकी जो आकार है या उनका व्यास जो होता है वो छोटा होता है और इनका आकार होता है लगभग बड़ा होता है। तो आप इसमें भी अंतर देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, इनका आकार बहुत छोटा, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है
और 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -6 मीटर। तो इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, लगभग कितना? 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। जबकि इनका आकार होता है बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर। तो इनका आकार छोटा होता है और इनका आकार बड़ा होता है। इनमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब क्या है कि मतलब जो केंद्रक है, केंद्र के चारों केंद्रक यदि अस्पष्ट होगी, बिखरी हुई होगी एक प्रकार से, तो इनमें केंद्र अस्पष्ट होता है, जबकि इनमें जो केंद्र पाया जाता है वह स्पष्ट होता है। इनमें केंद्र स्पष्ट होता है। इनमें केंद्र स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, इनमें विभिन्न जो कोशिकाएं होते हैं वो कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, और इनमें विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, कोशिका अंग हैं वो उपस्थित होते हैं। इनमें विभिन्न कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। इनमें यूकेरियोटिक कोशिका में इनमें विभिन्न कोशिका उपस्थित होते हैं। विभिन्न कोशिका उपस्थित होते हैं। इनमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70 एस प्रकार के होते हैं, 70 एस प्रकार के होते हैं, जबकि इनमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें इस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। और इनमें 80S प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें तो 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, और उनमें 80S राइबोसोम प्रकार के 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र होता है और दिखना होता है इस प्रकार से, और एक ही होता है। इनमें क्रोमोसोम एक होता है,
क्रोमोसोम एक ही होता है और इनमें अनेक, इनमें क्रोमोसोम अनेक, क्रोमोसोम अनेक, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल और जीवाणु बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और जीवाणु आ जाते हैं। कुछ जीवाणु के उपाय जाते हैं इनमें, जैसे पादप व जंतु, उनमें विकसित होते हैं। पादप व जंतु जो होते हैं इनमें यूकेरियोटिक कोशिका होती है। तो ये कुछ अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका आकार बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें केंद्र जो होता है अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब समझ गए आप, मतलब केंद्र झिल्ली है वह बिखरी हुई होगी, केंद्र के जो भाग होंगे केंद्रिका है वह अनुपस्थित होगी, तो वो अस्पष्ट है। इनमें केंद्र अस्पष्ट होता है और इनमें केंद्र क्या होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं उपस्थित अंग हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इनमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम शीतल इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसका स्वीटबर्ग इस तरह में एक प्रकार से जो राइबोसोम की इकाई होती है वो इस स्वीटबर्ग के रूप में मापी जाती है। इसको शीतल इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इनमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या कितनी होती है, एक ही होता है। जाल के रूप में एक ही पाया जाता है इनमें क्रोमोसोम, जबकि इनमें क्रोमोसोम अनेक होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नीलहरित शैवाल आते हैं, जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, और इनमें होते हैं पादप है, जंतु है, जितने भी विकसित प्राणी होते हैं तो वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं में पाए जाते हैं। तो हमने आज कोशिका के बारे में पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा है। कोशिका जो होती है उसके आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, संरचना के आधार पर कितने प्रकार से हो सकते हैं, और जो कोशिका होती है उसमें केंद्र के उस केंद्र के आधार पर भी कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये आज हमने पढ़ा है। अपेक्षा ये है कि आपको समझ में आया होगा। जो संस्कार एजुकेशन है ये आपके लिए है। आप अधिक से अधिक इनको वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको लगातार इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको दिखाते रहें, भेजते रहें, ताकि आपका जो भविष्य हो वो उज्जवल हो सके। नमस्कार, जय हिंद।